नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे देखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने होम रूल लीग के बारे में बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। और एक बात और, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें अगर ये आपके काम का लगता है तो, और आप स्पेशली अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार तो मौका दीजिए कम से कम इसे पूरा देखने का। चलिए तो शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू क्या थे? भारतीय राज्य सचिव थे उस समय पर। और इस पर नियुक्त होने के बाद मैंने होम रूल लीग में आपको पहले बताया था कि होम रूल लीग में जो इनकी घोषणा थी इसमें कह दिया गया था कि जो भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई क्यों थी, इसीलिए हुई थी कि स्वशासन की ओर एक कदम, मतलब वो स्वशासन चाहती थी, अंग्रेजी सत्ता रहे लेकिन उसी के अंतर्गत भारतीयों के लिए एक स्वशासन की व्यवस्था की जाए, ऐसा श्रीमती एनी बेसेंट का उद्देश्य था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा ने उसको कई हद तक आगे बढ़ाया था और इन्होंने अपनी घोषणा में ये चीज कह दी थी। तो उस समय पर मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही, जिसे हम मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं, 20 अगस्त 1917, ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कहीं आप इसे लिख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा किस दिन हुई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की और घोषणा यह थी कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। मतलब अब सरकार के साथ भारतीय भी मिलकर काम करेंगे। स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, मतलब भारतीय जो कार्य करेंगे उसमें स्वशासन में उसका विकास जो होगा वो कैसे होगा, वो धीमे धीमे ही उसका विकास होगा, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। आप उत्तरदायी से मतलब ये समझ लीजिए जैसे आज के समय पर मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो इसी तरीके का कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े, मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ साथ ये भारतीय भी उसमें काम करेंगे। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, एक जो कदम है वो तुरंत उठाया जाना चाहिए और ये शीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो प्रगति है वो क्रमबद्ध चरण में ही पॉसिबल हो सकती है। तो जब ये घोषणा कर दी थी, इसी के बाद श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ से चली गई थी और उनका लगभग जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। लेकिन इससे भारतीयों को एक चीज समझ नहीं आ रही थी, ये घोषणा सिर्फ बोली गई थी, अभी कोई पेपर वर्क काम नहीं हुआ था। तो भारतीय ये नहीं समझ पा रहे थे कि घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना तो के लिए कह तो दिया है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा भी तो होनी चाहिए कि 2 साल में होगा कि 1 साल में होगा कि कब होगा, कुछ तो बताना चाहिए। लेकिन कोई निश्चित सीमा समय नहीं दिया गया और ना ही उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में कोई निश्चय करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। इस बात से भी भारतीय बहुत असंतुष्ट थे कि भारतीयों के लिए उनके अच्छे या बुरे उनको कैसे पता कि एक ग्रामीण भारतीय की क्या आवश्यकताएं हैं, अंग्रेजों को कैसे पता। तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो भारतीय हैं उनकी आवश्यकताओं को वो कैसे समझेंगे या उनके अच्छे या बुरे का निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार को ही कैसे हो सकता है। अगर सरकार ही इस पर निर्णय ले लेगी तो फिर हमारा फायदा ही क्या हुआ। तो मतलब वो ये चाहते थे कि अगर सरकार कुछ भी अच्छे या बुरे का निर्णय ले उसमें भारतीयों को सहभागी होना चाहिए, मतलब बिना भारतीयों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सरकार को अकेले नहीं होना चाहिए। तो इस चीज से भारतीय असंतुष्ट थे। और क्या थी, अब मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट बनी, ये चेम्सफोर्ड जो थे उस समय पर मॉन्टेग्यू ने ये दोनों लोगों ने मिलकर डिस्कस किया और इस पर पूरी एक रिपोर्ट बनाई। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार बनी ये जो रिपोर्ट बनी, पूरी विचार विमर्श करके रिपोर्ट बनाई गई, ये
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार बनी। समय समय पर ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, कुछ सुधार लाती थी, जैसे 1919 का हो गया, 1919 का हो गया, फिर इसके बाद आएगा 1935 का शासन अधिनियम। तो इस तरीके से समय समय पर कुछ सुधार की चीज़ें लाती थी। तो उसी में ये जो पहली बार मतलब रिपोर्ट बनी और इस पर विचार करने के लिए पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अगस्त में बुलाया गया। मतलब जब ये रिपोर्ट आई तो उस पर मतलब बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से समझने के लिए कि आखिर ये क्या है, तो उसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसको विशेष अधिवेशन क्यों कहा गया? क्योंकि हर वर्ष कांग्रेस के जो अधिवेशन चलते थे वो हर वर्ष एक साल में एक बार होता था, वो भी दिसंबर में। लेकिन ये क्या था, ये अगस्त में बुला लिया गया 1918 में, इसीलिए इसे विशेष अधिवेशन का नाम दिया गया और ये पहली बार बुलाया गया था। तो जब बुलाया गया तो कांग्रेस के जो नेता थे उसमें तिलक, इन्होंने कह दिया कि ये तो सूर्य विहीन उषा काल है। ये कई बार पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा को या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को किसने सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है, तो ये दी है तिलक ने। सभी गर्म दल के नेताओं ने इसका विरोध किया और इसको निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बस कह दिया गया है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ क्या था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और 1919 के सुधारों के तहत होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए एक अलग ही राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन 1918 में कर लिया। इसी को कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहते हैं। हुआ क्या था, क्योंकि इस समय पर क्या था कि ज्यादातर जो गर्म दल के नेता थे उन्हीं का बोलबाला था कांग्रेस में और वो उसी के तरीके से होता था। तो जो नरमपंथी कुछ नेता बचे थे, मुझे एक समय पर एकदम याद नहीं आ रहा कि 2 नेता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ये लोग थे, इन्होंने ये सोचा कि ये क्या चाहते थे, हमेशा से इन्हें विधानमंडलों में जाने की बहुत आवश्यक वो रहती थी कि मैं भाई सरकार के जो कार्यकलाप है उसमें हम भागीदारी होकर काम करें, तो ये चाहते थे। और जो तिलक और ये जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने इसका रिपोर्ट का खंडन किया, मतलब विरोध किया। लेकिन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उन्होंने इसका स्वागत किया और सोचा कि चुनाव होंगे, उन चुनाव में हम भाग लेंगे। लेकिन चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसलिए इनको एक अलग से राष्ट्रीय उदारवादी संघ का 1918 में गठन करना पड़ा था और इसी को कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी कहते हैं। कांग्रेस ने 1920 में हुए चुनाव का बहिष्कार किया था। कैसे किया था? क्योंकि गर्म दल के नेता ही जनरली अब बचे थे कांग्रेस में, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था इस रिपोर्ट का। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन हुआ था, इसने भाग लिया था चुनाव में, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार 1920 में किया था, जो सुधार के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की कुछ विशेषताएं हैं। इसे हम भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919। और यहाँ से अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें क्या था कि प्रांतीय विधानमंडलों का आकार क्या कर दिया गया था? बड़ा कर दिया गया था। ज्यादा लोग निर्वाचित होकर विधानमंडलों में जाएंगे और भारतीय होंगे वो। तो इसमें विधानमंडलों का आकार बड़ा कर दिया गया था और अधिक से अधिक सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होकर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब आप समझिए, गवर्नर और एक, जैसे अभी समझ लीजिए एक मुख्य, अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझना चाहेंगे इसको तो इस तरीके से कि एक मुख्यमंत्री है और एक गवर्नर है। सारे जो गवर्नर की कार्यकारिणी होगी उसके पास शक्तियां बहुत ज़्यादा होंगी और जो निर्वाचित होकर जाएगा उसके पास शक्तियां बहुत कम होंगी। शक्तियां इन द सेंस, क्योंकि विषयों को बांट दिया गया था। अब एक बात बताइए, अगर आज के समय पर अगर आप गवर्नर को बहुत सारे अधिकार दे देंगे तो फिर मुख्यमंत्री की जो पदवी है या जो उसका स्थान है उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। तो उस समय पर क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, मतलब 2 लोग उस पर शासन करेंगे। तो शासन कैसे करेंगे? प्रांतीय विषयों को पहली बार 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग वो कौन कौन से थे? एक तो था आरक्षित और एक था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय तो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे कि वो कौन कौन से विषय थे? वो इतने महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त हो गया, कानून हो गया या और भी ऐसी चीजें हो गई, वो अपने पास रखी थी। अब हस्तांतरित विषय में क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वशासन।
लेकिन अब एक चीज देखिए, आरक्षित विषयों पर तो गवर्नर की कार्यकारिणी, जो गवर्नर के मन पसंदीदा सदस्य हैं, वही लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उन्हीं की सलाह से वो उनको करेगा। और जो दूसरे विषय थे हस्तांतरित, उसमें क्या था कि निर्वाचित होकर भी जो आए होंगे वो भी क्या करेंगे, निर्वाचित होने के बावजूद भी गवर्नर की सलाह के बिना वो काम, या गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसकी सलाह के बिना वो काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे परंतु उनकी पद स्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर ही निर्भर करती थी। गवर्नर उनको कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार हटा सकता था। तो इसमें क्या था, हस्तांतरित व आरक्षित विषय भी जो थे उनमें विभाजन जो देखा गया था वो क्या था, एक तरीके का दोषपूर्ण विभाजन ही था। इसी में 1919 के शासन अधिनियम में पहली बार केंद्र में 2 सदनी विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन जरूर किया गया था, लेकिन ये विधानसभा 2 सदनी जो थी, आज भी 2 सदनी है, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन उस समय पर जो थी इसमें इसके पास कार्य करने की कोई खास शक्तियां नहीं थी। जितनी भी शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल ने अपने हाथ में पूरी ले रखी थी, उसी के आधार पर वो सारे कार्य करता था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन, अब उस समय पर क्या था, पहले ही मार्ले मिंटो सुधार में ऐसा हो गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। अब सांप्रदायिकता को और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया कि सिखों और गैर ब्राह्मणों, मतलब जो सिख थे, और गैर ब्राह्मण मतलब जो दलित हैं, उनका विभाजन भी विस्तृत कर दिया और कहा गया कि उनके लिए भी निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। और इसी में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1923 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कराई गई। इसी अधिनियम के पारित होने के 10 वर्षों बाद हुआ क्या कि जब अधिनियम पारित हुआ 1920 के लगभग शायद, तो उन्होंने क्या किया कि 10 वर्षों बाद इसमें आना था, इसकी समीक्षा करने के लिए कि जो चेम्सफोर्ड सुधार हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसकी जो नियम लागू करे गए थे या जो भी चीज़ें थी, इनकी समीक्षा के लिए एक आयोग को गठन होना था और उस गठन को भारत आके ये चीज़ देखनी थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो एक आयोग था ये 1927 में ही बन गया और 1928 में ही ये भारत आ गया, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। आगे हम पूरा पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में कि ये क्या है और किस तरीके से इसका भारत में विरोध हुआ। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से कह रही हूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के हर अपडेट से जुड़े रहें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।